नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बड़े लोगों के नाम से, महापुरुषों के नाम से रोड का नाम रखने की परंपरा तो थी ही, तो मैंने कहा मेरी लाडली लक्ष्मी बिटिया तो बड़ी होकर प्रदेश का भविष्य बनाएगी, देश का भविष्य गढ़ेगी, ये बहुत आगे बढ़ेगी, इसलिए एक रोड का नाम लाडली लक्ष्मी रोड रख दिया जाए। आज हमने भारत माता चौराहे से लेकर पॉलिटेक्निक चौराहे तक, जिसमें यह स्मार्ट पार्क भी आता है, जहां मैं रोड पेड़ लगाता हूं, यह स्मार्ट रोड था। मैंने कहा वह स्मार्ट रोड नहीं होगा, या लाडली लक्ष्मी रोड कहा जाएगा। आज मेरी बेटियों के नाम पर पथ का नाम दे रहा हूं, शायद दुनिया में पहली बार हो रहा होगा। आज ये हिंदुस्तान में क्या, शायद दुनिया में पहली बार हो रहा होगा कि लाडली लक्ष्मियों के नाम से, मेरी बेटियों के नाम से वाटिका बनी है जहां पेड़ लगाए जाएंगे। मेरी बेटियों ने कई जगह पेड़ लगाए। एक पार्क लाडली लक्ष्मी बेटियों के नाम, लाडली लक्ष्मी वाटिका, सभी 52 जिलों में हुआ है और बाद में जिलों के नीचे भी ले जाएंगे वाटिका को, कि बड़े लोगों के नाम से, महापुरुषों के नाम से रोड का नाम रखने की परंपरा तो थी। तो मैंने कहा मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां तो बड़ी होकर प्रदेश का भविष्य बनाएंगी, देश का भविष्य गढ़ेंगी, ये बहुत आगे बढ़ेंगी, और इसलिए एक रोड का नाम लाडली लक्ष्मी रोड रख दिया जाए, लाडली लक्ष्मी पथ रख दिया जाए। और आज हमने ये भारत माता चौराहे से लेकर पॉलिटेक्निक चौराहे तक, जिसमें यहां भोपाल में स्मार्ट पार्क भी आता है जहां मैं रोज पेड़ लगाता हूं, ये स्मार्ट रोड था। अरे हमने कहा ये स्मार्ट रोड नहीं होगा, ये तो लाडली लक्ष्मी रोड कहा जाएगा, लाडली लक्ष्मी पथ कहा जाएगा। बताओ बेटियों, खुश हो कि नहीं? जोर से बोलो ना, खुश हो कि नहीं? आज मेरी बेटियों के नाम पर पथ का नाम, ये शायद दुनिया में पहली बार हो रहा होगा। बेटियों के नाम पे रोड का नाम, दोनों तरफ लाडली लक्ष्मी योजनाओं का प्रचार प्रसार, उसके लाभ, और दोनों तरफ बेटियों के सशक्तिकरण की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार होगा। और ये लाडली लक्ष्मी पथ इसलिए कि मुझे लाडली लक्ष्मी बेटियों के सम्मान में रोड का नाम रखना था, क्योंकि बेटियों के सम्मान से बड़ा और कोई दूसरा सम्मान नहीं है। और बेटियों का सम्मान नहीं होगा तो कभी भी देश सुखी नहीं रह सकता, प्रदेश सुखी नहीं रह सकता। 5 तारीख को सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड होगा। यदि अर्जुन सिंह ऑल इंडिया मुशायरा देशी नामी शायर होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की याद में सेंट्रल लाइब्रेरी में 5 नवंबर को विशाल मुशायरे का आयोजन संपन्न हो रहा है। जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह ने मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री काल में वास्तव में जो विकास हुआ है वो आज भी हमें नजर आ रहा है। सर, आप यहाँ के पार्षद हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के याद में मुशायरे का आयोजन हो रहा है, ये विशाल आयोजन किस पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का अपनी याद में हो रहा है मुशायरा, तो बहन भाई करवाते हैं हमेशा। हमें भी हमारे विधायक आरिफ मुर्शीद साहब ने यादें दिए थे कि वहाँ पर हर तरह की सहूलियत होनी चाहिए, साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोग आएँ यहाँ पर देखें ग्राउंड को। उसी चक्कर में हम लोग सब यहाँ पर आए हुए थे ग्राउंड की साफ़ सफाई के बारे के अंदर, और जो बहन भाई ने हमें दिया है, बताया है, वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे हम यहाँ पर। सर, बहुत कम समय बचा, इतने कम समय में इतनी तैयारी? काम हो जाएगा, साफ़ सफाई है, बाकी काम तो हो जाएगा। तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। आपके माध्यम से भोपाल की गंगा जमुनी संस्कृति की तहजीब के सब हम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि शेर व शायरी को पसंद करने वाला शहर है, पूरे मुल्क में इसी नाम से जाना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए। इस अवसर पर हम लोगों ने माताओं और बहनों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था भी की है। कार्यक्रम भव्य और गरिमामयी होगा। आपके माध्यम सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आइए, मुशायरे का आनंद लीजिए, नए कलाम सुनिए, नई कविताएँ सुनिए। देश में जो एक नई
शुरुआत राहुल गांधी जी ने की है भारत जोड़ो यात्रा की, नफरत के खिलाफ मोहब्बत के पैगाम की, उसको हम सब अपना समर्थन देकर इस कार्यक्रम को सफल। सर, जो 5 तारीख को मुशायरा होने वाला है, कहाँ कहाँ शायर आएंगे इसमें? इसमें पूरे हिंदुस्तान से जो है मुख्तलिफ शहरों से शायर लोग तशरीफ़ ला रहे हैं और सब नामचीन शायर हैं, सारे इंटरनेशनल शायर हैं, पतला शायर हैं। मुनव्वर आला साहब जो किसी परिचय के ताल्लुक़ के मोहताज नहीं है, शबीना आतिफ साहिबा है, हाशिम फिरोज़ाबादी हैं, खुर्शीद हैदर है, आरिफा शबनम है, निकत अबरोही है, विष्णु सक्सेना गीतकार जो माने हुए वो भी तशरीफ ला रहे हैं। अनिल चौबे साहब हास्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, वो भी आ रहे हैं। तो डॉक्टर नदीम शाद आ रहे हैं, नदीम फ़रूक निज़ामत इसमें हम लोग करवा रहे हैं। ये सारे लोग नामचीन लोग हैं और इंशाअल्लाह ये और ये इस बार हम लोगों ने सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में इसको कर रहे हैं, यानी जो पुराना शहर की हृदय स्थली कही जाती है, यानी दिल कहा जाता है। इसके तो टावर कहाँ गए होंगे? हमारे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि पूरे लोग चारों तरफ से लोग आएंगे और इस मुशायरे को कामयाब करेंगे। सर, नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। मैं भी छोटा मोटा शायर विजय तिवारी आपको इनवाइट करता हूँ कि आप सब आइए और मुशायरे को कामयाब करें। हाँ सर। बुलाना है सर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी की याद में मुशायरे का आयोजन किया जाना है 5 तारीख को, उसका आज निरीक्षण करने आए हैं। मध्य प्रदेश के मसीहा के रूप में माने जाते थे, उनके सादे पेपर पे भी कलम चलाते थे, वो आदेश माना जाता था। ऐसे मुख्यमंत्री जी की याद में यह मुशायरा होने जा रहा है, किस प्रकार निरीक्षण क्या? देखिए, पिछले कई वर्षों से हम लोग उनकी स्मृति में उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए अखिल भारतीय मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन करते आ रहे हैं। एक बार तो हम लोगों ने इंडो पाक अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा भी किया था इकबाल मैदान में, और ये हमारा जो एक कार्यक्रम है उनके जो जन्म दिवस पर उनकी जयंती पे होता है, ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो जितना महत्वपूर्ण है वो तो है ही, सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल है। ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत का एक पैगाम है हमारा आयोजन। और अर्जुन सिंह जी के बारे में तो जितनी बातें की जाएँ सब बहुत छोटी बातें हैं। वो सर्वहारा वर्ग के नेता थे, और सर्वहारा वर्ग के नेता का मतलब होता है कि सभी वर्गों का नेतृत्व करने वाला। उन्होंने पिछड़ों के लिए जो किया, इसलिए पिछड़ों के नेता थे। अल्पसंख्यक अक़लियत के लिए जो उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की अक़लियत उन्हें अपना नेता मानती थी। आदिवासी भाइयों के लिए जो उन्होंने किया, आज भी इसीलिए वो इतिहास के एक पन्ने में नहीं कई पन्नों में दर्ज है। और मध्य प्रदेश का जो विकास हम देख रहे हैं, इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनकी जयंती पर हम लोग हर वर्ष की तरह इस पर भी ये आयोजन कर रहे हैं। पहले ये आयोजन इकबाल मैदान में होता था, कई साल हम लोगों ने वहाँ किया, लेकिन चूँकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, हम लोगों को इस बार इकबाल मैदान नहीं मिला, तो हमें ये सेंट्रल लाइब्रेरी का ये मैदान ज़्यादा मुफीद लगा, तो हम लोगों ने इसका चयन किया कि इस बार हम नई जगह पर उसी पुराने अंदाज में अपने मुशायरे को तो 5 तारीख को ये अखिल भारतीय मुशायरा और कवि सम्मेलन हम यहाँ आयोजित करने जा रहे हैं। और इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शायर और कवि तो शिरकत करेंगे ही। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत जी, वो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हमारे लिए खुशी की बात है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री ब्रजलाल खाबरी जी और मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम को शोभायित करेंगे। आपके माध्यम से भोपाल की गंगा जमुनी संस्कृति की तहजीब के सब हम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि शेर व शायरी को पसंद करने वाला शहर है, पूरे मुल्क में इसी नाम से जाना जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए। इस अवसर पर हम लोगों ने माताओं और बहनों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था भी की है। कार्यक्रम भव्य और गरिमामयी होगा। आपके माध्यम सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आइए, मुशायरे का आनंद लीजिए, नए कलाम सुनिए, नई कविताएँ सुनिए
देश में जो एक नई शुरुआत राहुल गांधी जी ने की है भारत जोड़ो यात्रा की, नफरत के खिलाफ मोहब्बत के पैगाम की, उसको हम सब अपना समर्थन देकर इस कार्यक्रम को सफल। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जबलपुर शहर को एक नई सौगात मिलने वाली है। 112 किलोमीटर के रिंग रोड का निर्माण जबलपुर शहर में नागरिक के लिए किया जाएगा। वहीं जबलपुर में बनने वाली रिंग रोड प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड होगी, जिससे आगे आने वाले 50 सालों दृष्टिगत देखते हुए बनाया जाएगा। वहीं इस रिंग रोड के लिए सांसद राकेश सिंह के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रिंग रोड की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश की सबसे बड़ी 112 किलोमीटर की रिंग रोड का निर्माण जबलपुर शहर में किया जाएगा। वहीं इस रिंग रोड से जबलपुर शहर में मिलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ा जाएगा। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग को इंटरमीडिएट रिंग रोड के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। शहर के विकास के साथ अगर रचना व्यवस्थित ना हो तो शहर फैलता है, लेकिन उपलब्ध होने के कारण जो फिर इस सब का पैसा जो है, ये पुराने मंडी का जो स्थान है, इसको विक्रय करके हमारे पास कई हजार करोड़ रुपए होंगे, जिससे हम ये विकास कर लेंगे। आर्थिक वजन अपने को प्रदेश सरकार पे नहीं आएगा। ऐसा एक सुझाव इसमें शामिल कर लें, ऐसा मेरा अनुरोध है। हाँ, बहुत अच्छा सुझाव है। ये रोड बनेगी, ये 4 लेन होगी। आने वाले समय में इसका और भी विस्तार किया जा सकेगा, ये 8 लेन रोड तक हो सकेगी। विकास के लिए आवश्यक है कि उसका एक ऐसा ताना बाना तैयार किया जाए कि शहर फैलाव के बाद में अव्यवस्थित दिखाई ना दे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अगर वहाँ कोई रिंग रोड बने। बहुत लंबे समय से ये कोशिश थी कि जबलपुर का एक व्यवस्थित विकास हो और व्यवस्थित विकास की रचना हो और लगभग आने वाले 25 सालों की कल्पना के साथ वो विकास हो और उस योजना के अनुसार रिंग रोड जबलपुर में बने। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकासोन्मुखी सोच के आधार पर देश के भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी ने जब वो जबलपुर आए थे तो मेरे आग्रह पर जबलपुर के चारों तरफ एक ग्रेटर रिंग रोड स्वीकृत की थी। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर और जबलपुर से अमरकंटक होते हुए बिलासपुर नया नेशनल हाईवे ये भी स्वीकृत किया है। फ्लाईओवर का काम चल रहा है। ये रिंग रोड भी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड होगी, बल्कि देश की गिनी चुनी बड़ी रिंग रोड में से एक होगी। इसकी लंबाई लगभग 112 किलोमीटर है। ये 4 लेन होगी। 8 लेन तक इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लोज टोलिंग के आधार पर ये बनेगी। वे साइड एमिनिटीज़ इसमें होंगी। इसमें लगभग 6 नेशनल हाईवे मिलेंगे। जबलपुर एयरपोर्ट में जबलपुर के आसपास से आने वाला कोई भी व्यक्ति बगैर शहर में प्रवेश किए सीधे एयरपोर्ट तक पहुंच सकेगा। और इसमें उसके साथ साथ लॉजिस्टिक हब का भी प्रावधान है। तो कुल मिलाकर आने वाले 25 सालों में जबलपुर की आवश्यकताओं की पूर्ति ये रिंग रोड करेगी। थाना शाहपुरा क्षेत्र में लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले टीवी शातिर लुटेरों चढ़े पुलिस के हत्थे, जिसके खुलासे के संबंध में डीसीपी जोन 1 साई कृष्णा पुराने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की। शाहपुरा पुलिस ने एक दिन में शाहपुरा में हुई लूट के 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग को ये लोग साथ में ले लेते थे। जी सर, क्या इनका अपराध करने का क्या तरीका था सर? वो जैसे कई बार उसको अकेले को छोड़ देते थे, वो आगे जाके घूम के आ जाता था, ये करते थे। और कई बार जो जगह उसने देखी है वो वहाँ पे उनको ले जाता था। इस टाइप की उसकी हरकतें। किसी व्यक्ति को रोकता था सर? इनका रोकना, स्नैच करना, सभी कुछ जिस तरीके से उनका विक्टिम दिख रहा है उस तरीके से लोग प्लान करके भेजते थे। सर एक क्वेश्चन ये था, तो अभी तो हमारे पास 4 ही हैं। बाकी हमको संदेह है कि इन्होंने दूसरे थाना क्षेत्रों में भी कोई चोरी या कोई इस टाइप की वारदात की हैं। इसी कारण से इनका अभी हम लोग रिमांड ले रहे हैं। रिमांड लेकर और दूसरे थानों से भी इनसे आकर इनसे
पूछताछ की जाएगी और जैसा भी होगा, जैसी जानकारी आएगी उससे आगे उन प्रकरणों में भी इन पे कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 आरोपी हैं। नहीं, नाबालिग नहीं है। एक अर्जुन अहिरवार है और एक सत्यम बैरागी है। ये दोनों ही लड़के हैं, एक गाड़ी चलाता है और एक पीछे से स्नैच करता है। इस टाइप का इन दोनों का रोल है। इसमें से जो एक आरोपी है अर्जुन, उसके खिलाफ ऑलरेडी अच्छा, ये दोनों जो है बाग सेवनिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें से अर्जुन जो है उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से 2 या 3 मुकदमे कायम हैं, छेड़छाड़ के और मारपीट के। और जो एक और सत्यम है उसके खिलाफ ऑलरेडी एक चोरी या लूट का इस टाइप का प्रॉपर्टी संबंधी मुकदमा ऑलरेडी कायम है। एक ही दिन में मतलब 30-31 लगातार, मतलब जो 31 तारीख वाला है, इसी में इस दिन के 4 लूट कायम हैं, जो एक्चुअली काफ़ी बड़ी वारदात थी और उसके लिए लोग लगे थे कि किसी तरीके से इनको पकड़ना है। और उसी के तारतम्य में 1-2 की जो दरमियानी रात है उसमें चेकिंग जारी थी और शाहपुरा का जो नहर है उसके पास इन लोगों ने एक बाइक जो कि बिना किसी नंबर प्लेट के जा रही थी उसको रोका और उसको पकड़ा। और जब वो कार्रवाई कर रहे थे तब वो जो है ज़्यादा तेज़ भागने लग गए, तो उनको एप्रीहेंड किया गया। एप्रीहेंड किया तो उसके साथ ही उनके पास एक मोबाइल मिला और आगे पूछताछ करने पे ये क्लियर हो गया कि जो और लूट के मामले दर्ज हुए हैं उसी में, उसका जो भी संबंध है वो इन्हीं 2 लोगों से है। इसके बाद पूछताछ में और 2 व्यक्तियों की पता चला। उसमें से एक व्यक्ति जो नमन अग्रवाल है, जिसका नाम लिखा हुआ है, ये बंदा इनके मोबाइल ठिकाने लगाता है। तो इन्होंने जो सारे मोबाइल्स हैं इसके माध्यम से ये लोग बेचते थे। उसी के साथ साथ एक नाबालिग बच्चा भी है जिसको ये लोगों ने अपने साथ रख लेते हैं रेकी करते समय या जब मोबाइल्स को ठिकाने लगाते हैं उस समय। इस तरीके से 4 आरोपी हैं जो इस पूरी घटना में आरोपित पाए गए हैं और उन 4 पे अभी कार्रवाई की गई है। 4 को पुलिस ने कस्टडी में लिया। और भी कितने लूटों का खुलासा हुआ है? नहीं, तो अभी तो हमारे पास 4 ही हैं। बाकी हमको संदेह है कि इन्होंने दूसरे थाना क्षेत्रों में भी कोई चोरी या कोई इस टाइप की वारदात की है। इसी कारण से इनका अभी हम लोग रिमांड ले रहे हैं। रिमांड लेकर और दूसरे थानों से भी आकर इनसे पूछताछ की जाएगी और जैसा भी होगा, जैसी जानकारी आएगी उससे आगे उन प्रकरणों में भी इन पे कार्रवाई की जाएगी। लाडली लक्ष्मी बनी कैसे? एक छोटे से गांव जैत में पैदा हुआ, आबादी वाला 1000 के आसपास। अब मैं बचपन से देखता आ रहा था, अगर गांव में कभी बेटा पैदा होता था तो बड़ी खुशियां मनाई जाती थी। अगर कोई समर्थ लोग होते थे तो हवाई फायर करते थे, फायर करो, बंदूक लाओ, बेटा आया है। ढोल वालों को भी बुलाते थे। अगर बैंड वाले नहीं आते थे तो ढोलक वाला आ जाता था, वही बजाता था। मिठाइयाँ बांटी जाती थी, बेटा आया है। और तो और मायके वाले भी आ जाए, चलो बेटे के यहाँ बेटा आया है। बड़ी खुशियाँ मनाई जाती थी। अगर कभी बेटी आ जाती थी तो हर एक की बात में नहीं करता। ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं कि पिता और दादा, उनका मूड ऑफ हो जाता है, माँ का चेहरा भी उतर जाता है, जैसे बेटी नहीं आफत आ गई हो। सास तो आग बबूला हो जाती है। भाई ऐसी योजना बनानी है कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो, तो मुंह पीछे करके कोई मुस्कुराया, कोई हंसा, और उनको लगा कि नया नया मुख्यमंत्री बना इसलिए ज्यादा जोश आ रहा है। मुझे कहा सर इम्पॉसिबल, ये कहीं हो सकता है कि बेटी लखपति पैदा हो? सरकार का खजाना ही खाली हो जाएगा। हमने कहा खाली हो जाए चाहे भरा रहे, मुझे तो योजना बनानी कि बेटी पैदा हो तो लखपति होनी चाहिए। खूब एक्सरसाइज हुई, सबने उस समय विरोध किया। यहां अशोक साहब बैठे हैं, भोसले बैठे हैं। उस समय अफसर हो चाहे बाकी वित्त मंत्रालय संभालने वाले, अरे साहब हो ही नहीं सकता, क्या पागलपन की बात है, कैसे बेटी लखपति बन जाएगी? मैंने साफ कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री हूं और केवल मुख्यमंत्री नहीं, बेटियों का मामा हूं। बेटी लखपति ही पैदा होगी अब मध्य प्रदेश की धरती पर। और तुम्हें आज लाडली लक्ष्मी की कहानी सुनाऊं? अरे बोलो ना, आज लाडली लक्ष्मी की कहानी सुनाता हूं। ये लाडली लक्ष्मी बनी कैसे? मेरी बेटियों, मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जैत में। आबादी 1000 के आसपास।
अब मैं बचपन से देखता था, अगर गांव में कभी बेटा पैदा होता था तो बड़ी खुशियां मनाई जाती थी। अगर कोई समर्थ लोग होते थे तो हवाई फायर करते थे, फायर करो, बंदूक लाओ, बेटा आया है। ढोल वाले को बजाते थे, और अगर बैंड वाले नहीं होते तो ढपला वाला आ जाता था, वही बजाता था, बेटा आया है, चटक धन धन, वही बजाता रहता था। मिठाइयां बांटो, बेटा आया है। और तो और मायके वाले भी आ जाएं कि चलो बेटी के यहां बेटा आया है, बड़ी खुशियां मनाई जाती थी। और अगर कभी बेटी आ गई तो मैं सच कह रहा हूं, अपवाद की बात नहीं करता, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर ऐसे होते थे कि पिता और दादा, उनका तो मूड ऑफ हो ही जाता था, मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं कोई आफत आ गई हो। पर सास तो अग्निमुखी हो जाती थी। हमारे यहां बेटी को बचपन में कहते थे मोड़ी, अरे मुरहू आ गई, यहां परेशान हो गए। ऐसा लगता था जैसे कोई मातम पसरा हुआ है। और तब से मैं सोचता था कि ये भेदभाव कैसा भगवान। बताओ, एक ही मां की कोख में बेटा भी आता और बेटी भी आती है। अगर आपके पास भी कोई साधु आए और भगवान की बातें करे तो यह जरूरी जांच कर ली जाएगी कि यह बात साधु डकैत तो नहीं है, क्योंकि इन दिनों साधु शैतान बनकर शहर में घूम रहे हैं। मामला जबलपुर के आधार ताल का है, जहां साधु के बेस में आए डकैत ने ज्वेलर संचालक को सम्मोहित करते हुए उनके हाथों से कीमती अंगूठी उतार कर निकाल लिए गए। साथ ही कुछ तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस साधु के भेष में डकैत तलाश शुरू कर दी है। आधारताल में स्थित भल्ला ज्वेलर्स के संचालक ने बताया कि 30 तारीख की सुबह दुकान खुल रही थी। दारू से बच कर रहेगा। नहीं, वो तो शुरू से नहीं। भल्ला ज्वेलर्स जो धनी की कुटिया के पास स्थित है, उनके संचालक ने कल एक लिखित रिपोर्ट को पेश की है कि दिनांक 30 तारीख को जब ये अपने प्रतिष्ठान में बैठे थे, तब एक साधु के वेश में एक व्यक्ति आया और इनसे चाय पीने के लिए बोला। पहले पानी पीने के लिए बोला, उसके बाद चाय पीने के लिए कहा और फिर दुकान के अंदर प्रवेश करके इनसे धन और संपत्ति के बारे में बातचीत करते हुए इनसे कहा कि लक्ष्मी जी दिखाइए। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी जी नहीं है हमारे पास। तो जो उन्होंने एक अंगूठी पहनी हुई थी नीलम की, तो बोले ये अंगूठी दिखाइए। तो फिर इन्होंने अंगूठी उतार के उसको दी और ऐसा इनका कहना है राजीव भल्ला का कि वो बाद में वो इन्हें होश नहीं रहा कि वो अंगूठी कहाँ गई, और ये उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अंगूठी निकल गया है। और इस बात का एहसास इन्हें उसके जाने के कई घंटों बाद हुआ है। तो इनकी शिकायत पर हम जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।
वैसे तो हमारे शोरूम में जो है किसी भी प्रकार से इस तरह के साधु बाबा को आने देते नहीं अंदर। इन्होंने कुछ ऐसा मायाजाल या जो भी कह लें इस तरह का फैलाया कि पहले बोला कि हमने बोला अभी शॉप खुल रहा है, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बोले हम चाय पियेंगे। हमने चाय के पैसे देने की कोशिश की तो इन्होंने बोला हम पैसे नहीं लेते, हम चाय पियेंगे। हमने अपने एक दूसरे बंदे को बुलाया कि इनके लिए चाय लेके आओ। इन्होंने चाय पी और उसके बाद में जो है ये अचानक से दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए और पानी बोले कि पानी पिलाओ। बस उसके बाद इन्होंने आंखों से आंखें मिलाई हैं। सम्मोहन विद्या जो होती है उसका प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है, क्योंकि हल्का फुल्का तो अब इंसान बर्दाश्त कर सकता है। इन्होंने इस तरह की विद्या, सम्मोहन विद्या का प्रयोग करके जो है कई चीज़ें कोशिश करी हाथ मारने की, जिसमें ये सफल नहीं हुए। अंत में जो है इन्होंने हमारे हाथ की अंगूठी को डिजाइन देखने के बहाने निकलवाया, जो कि बेशकीमती 1.25 लाख की कीमत की रत्न जड़ित अंगूठी। वो निकलवाने के बाद इन्होंने गुटक गए, निगल गए उसको, और फिर ये निकल कर बाहर हो गए। और आज सबसे ताज्जुब की बात है, ग्रुप में जो शेयर किया गया उसके बाद मुझे सूचना मिली कि ये विजयनगर में देखे गए हैं। और विजयनगर हम लोग अपने पर्सनल स्तर पे टीमें 4 बनाई और उसके बाद हम इसके पीछा करते रहे। और जहाँ देखे गए थे उन्हीं के पास एक कॉस्मेटिक की दुकान में भी आज इन्होंने पर्स बोला कि पर्स निकालो, वहाँ पड़ा पर्स। और उसके बाद इन्होंने उसमें रखे जितने 500-500 के नोट थे, 10,000 15,000, वो उसके ले लिए और निकल लिए। इस तरह ये तो प्रकाश में आया अभी। उसके बाद हम निरंतर अभी शाम को लौटे हैं और अभी कोई कार्रवाई मतलब पुलिस की तरफ से अभी कोई एक्शन समझ में आ नहीं रहा है। इस गिरोह है, क्या लगता है आपको कितने लोग थे इनके साथ? गिरोह में हो सकता है ज़्यादा लोग भी हों, पर ये जो घूम रहे हैं, जो यहाँ मेरे पास आए, जैसे 30 तारीख को मेरे पास आए, इस हिसाब से लग रहा है कि एक दिन में ये एक एरिया पकड़ रहा है। ये बंदा एक लाल वस्त्र पहने हुए जो मेन आरोपी है, मतलब आरोपी बोलेंगे ना, वो लाल वस्त्र पहने, इसके साथ चलता है एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए साधु, वो बाहर रहता है आसपास और काम ये करता है मेन। अपना नाम? जी हाँ जी। आपका नाम? राजीव भल्ला। इसकी पुलिस में अपनी शिकायत? पुलिस में शिकायत करी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा आज मीडिया के साथियों के साथ संगीत सिनेमा हॉल पहुंचे और राम सेतु फिल्म को देखा। कन्विंस कर रहा था, हमारे पायलट साहब के हाथ पांव फूल रहे थे यहाँ आने के लिए, कहने लगे बामिया बड़ा खतरनाक इलाका है। मेहमान कॉकपिट में बैठे ठीक पायलट के बगल में। वैसे यहाँ भी कंट्रोल करने की आदत गई, बंद करना। चलो आप लोग और तो मिश्रा पहुंचे हैं चलो यादव जी, फिल्म देखना है राम सेतु। जल्दी जी, ये लोगों का भ्रम दूर हो, वास्तविकता में, धार्मिकता में, आर्थिकता में जो पूर्व की सरकारों ने भ्रम फैलाया था राम सेतु काल्पनिक है। राम सेतु, राम के होने पर ही जिनने सवाल उठाए थे वो आके देखें, वैज्ञानिकता के आधार पर भी, वास्तविकता के आधार पर भी और धार्मिकता के आधार पर। वो अर्थ से जुड़ा मामला है, ये धर्म से जुड़ा मामला है। जबलपुर की गोहलपुर थाना पुलिस को क्राइम ब्रांच की टीम ने
1 नवंबर को 2 ट्रकों को पकड़ा है। ट्रक चालक और ट्रक मालिक के द्वारा 1 नवंबर को 2 ट्रकों को चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर के माध्यम से क्राइम ब्रांच को मिली थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने पूरे मामले की जानकारी गोहलपुर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद दोनों ट्रकों को जब्त करते हुए ट्रक चालक और ट्रक के मालिक पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं परिवहन विभाग पर पूरे मामले की जानकारी दी गई। दोनों ट्रकों के चेसिस नंबर अलग अलग हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही दोनों ट्रकों में डाला था, जिसके बाद दोनों ट्रकों को जब्त कर लिया गया। वहीं दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किया गया। महाराजा वाले की है जी। एक ही नंबर के 2 ट्रक। क्राइम वाले रहे ना। नंबर में 2 ट्रक हैं, क्या है पूरा मामला? ये कल क्राइम ब्रांच के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रांसपोर्ट नगर चंडाल बाटा में 2 ट्रक MP07 HB 4119 नाम के नंबर पे एक साथ खड़े हुए हैं, जिन पे दोनों पर एक ही नंबर डाला हुआ है। इसको मौके पर जाके तस्दीक करने पर ये दोनों सच पाए गए, जिसे दोनों ट्रकों को जब्त किया गया। जब्त करने के बाद ये पाया गया कि ये सुबोध कुमार जैन के हैं दोनों ही ट्रक, और उनके द्वारा एक ट्रक जो था वो उसका पावर ऑफ अटर्नी ले रखी थी और दूसरे ट्रक का जो था वो उनके स्वयं मालिक थे। तो दोनों ट्रकों के जब संबंध में जांच की गई तो ये पाया गया कि दोनों ट्रक एक ही नंबर पे चल रहे थे। एक ट्रक दोनों चूँकि खड़े हुए हालत में पाए गए थे, तो ये संभावना थी कि ये कोई ना कोई इस नंबर का दुरुपयोग करते। ऐसी परिस्थितियों में दोनों ट्रक जब्त करके और आरोपी की गिरफ्तारी की गई। धारा 420, 482, 483 IPC का प्रकरण दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। कार्रवाई आगे जारी है। आरोपी ने बताया क्या कारण था इसको? आरोपी का कारण ये बताया उसने कि उसका एक ट्रक का टैक्स पेड था और दूसरा ट्रक जो है वो उसका टैक्स ख़त्म हो रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में एक ट्रक जो जिसका टैक्स पेड था वो खड़ा हुआ था, तो जो ख़राब हो गया था और जो मैकेनिक है वो सुधारने में समय लगा रहा था। तो उनका इंटरेस्ट ये था कि उस ट्रक के नंबर पे जो टैक्स बचा हुआ उस पर गाड़ी चलानी। तो ये इस तरीके का फर्जीवाड़ा उसमें लग रहा था। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर आगे कार्रवाई की जा रही है। अब विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।